आज कक्षा 12 में हम फिजिक्स का पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं और ये पार्ट जो सेकंड है फिजिक्स का वो चैप्टर 9 से स्टार्ट है, 9 से, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसको बोलते हैं। तो इसमें प्रकाश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि इसमें प्रकाश क्या होता है, लाइट। तो जैसे हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और हमें किसी वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो बल्ब जलाते हैं या टॉर्च या एनीवन कोई दीपक कोई ना कोई चीज़ जलाते हैं। ठीक है ना, उसको देखने के लिए बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च कुछ भी जलाते हैं तो हमें वस्तु दिखाई देती है और अदरवाइज दिखाई नहीं देती है। तो प्रकाश यानी कि प्रकाश करने पर ही हमें वस्तु क्यों दिखाई दी। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही हमने प्रकाश जलाया यानी कि लाइट ऑन की या टॉर्च जलाई तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ी और वहाँ से टकराकर हमारी आँखों पर आती हैं, इसलिए हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। तो हम डेफिनेशन देंगे कि उस विकिरण को जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यद्यपि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अंडरलाइन है, यही आपको नोटबुक में नोट करनी है। ओके, तो मैंने अंडरलाइन इसमें किए हैं और केवल उतना ही आपको नोट्स में लिखना है, यानी नोटबुक में नोट करनी है और नोट्स बनाने हैं इस तरह से। तो प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है और इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, यानी एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, इतने तक होती है इसकी। 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो आपको कक्षा 9 से ही पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये प्रकाश के बारे में लिखना है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसा इसका नाम है ना, इसी में अपवर्तन, परावर्तन, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेंस है, दर्पण हैं, उनके सूत्र हैं, किरण प्रकाश की, यानी उन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो मैंने अंडरलाइन की हैं वो आपको नोट करनी है। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए, ये है, ये कोई हमारा दर्पण है। चिकना पृष्ठ क्या हुआ, कोई कांच का टुकड़ा यानी कांच की प्लेट, और उस पर एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। जैसे ज़्यादातर पॉलिश रेड ऑक्साइड की होती है, जैसे लाल रंग का होता है, किसी में ग्रीन का होता है, तो ज़्यादातर तो रेड का होता है। तो एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा जो पृष्ठ है वो चमकदार हो जाता है एकदम। तो जब प्रकाश की किरण आई और एक निश्चित बिंदु पर पहुँचकर और वहाँ से परावर्तित हो गई इस दिशा में, तो जो ए बी जो किरण है, इस किरण को आने वाली किरण यानी आपतित किरण है, और जो परावर्तित हो रही है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु से परावर्तित हुई उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस पर हमने खींच दिया अविलंब। ठीक है ना, तो ये खींच दिया हमने अविलंब। तो इन दोनों के बीच, अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। M1 M2 हमारा दर्पण है, ये हमारा नॉर्मल अविलंब। अविलंब क्या होता है कि जो किसी पृष्ठ पर लंबवत रेखा खींची जाए, यानी इस पृष्ठ और इस पृष्ठ के बीच में 90 अंश का कोण बने। अविलंब बिल्कुल लंबवत हो, किसी चीज़ को दो भागों में यानी उसके लंबवत खींची जाए, परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से उसके परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम फिर परावर्तन के नियम आते हैं। परावर्तन के मुख्य तो 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।
सेकंड नियम है परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है, अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R के। ये इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब ये एक ही माध्यम में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, अर्थात हवा में है और ये वाला माध्यम हो गया हमारा कांच, तो एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R के होता है। तो ये दो नियम होते हैं। अब आता है प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को देखते हैं या रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें, ये आपको नोट करनी है, यहाँ से अंडरलाइन है, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार उसका उल्टा वस्तु के उल्टा नहीं, इसी तरह से वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उनका प्रतिबिंब इन्हीं बिंदुओं से मिलकर बनता है, तो आपको ये प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक लिखना है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक होता है, दूसरा आभासी, है ना। वास्तविक मीन्स रियल इमेज, आभासी को काल्पनिक होता है यानी इमेजिनरी इमेज, ठीक है। इस तरह से हम इनको लिखेंगे। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और इसका हम फोटो ले सकते हैं, है ना। इसका हम फोटो खींच सकते हैं और इसे पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आपने एक पिक्चर देखा होगा तो उसका इमेज आता है, पीछे से किरण आती हैं और उसका फोटो चित्र उस पर स्क्रीन पर आ जाता है, पर्दे पर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण क्या होते हैं। गोली दर्पण वास्तव में कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है ना। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है और इसके एक तल पर पारे की या कलई की कोई पॉलिश कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ चमकदार बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ये खोखला गोला है, इसमें से ये पार्ट M1 M2 हमने काट लिया, इसके इस तरफ पॉलिश कर दी बाहरी वाले पृष्ठ पर, तो ये जो पॉलिश की है हमने तो ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर वाला हुआ और कलई इधर की है, तो दबे हुए तल से हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम अवतल दर्पण। अगर इसी गोले में से काटा और अंदर की तरफ पॉलिश कर दी हमने, ये जो पॉलिश किया है अंदर की तरफ, तो जो हमारा परावर्तक जो पृष्ठ होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, जो बाहर से। तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अब जिस गोले से जो दर्पण काटा जाता है उस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं या उस गोले का केंद्र कहते हैं। और दर्पण का ये जो मध्य बिंदु होता है इसको हम ध्रुव बोलते हैं। और ये जो M1 से M2 जितना बड़ा व्यास होता है उस दर्पण का उसको हम द्वारक बोलते हैं। दर्पण का क्या बोलेंगे, उसका हम द्वारक बोलते हैं। अगर ये हमारी मोक्ष अक्ष, तो जो रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है उस रेखा को हम मोक्ष अक्ष कहते हैं। अंडरस्टैंड।
ये डेफिनेशंस इसमें दी गई हैं, ठीक है ना। इन्हें आप नोट कर सकते, करना चाहें। अगर इसमें समझ में आ गया तो ये आकृति आप जरूर बनाएंगे, और डेफिनेशंस भी इसमें लिखी हुई हैं। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर एंड उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले के भीतरी तल परावर्तक तल होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। तो आज आप इतना ही लर्न करेंगे। थोड़ा सा और इसमें कर लीजिए, गोलीय दर्पणों से संबंधित जो परिभाषाएं जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, ठीक है ना। जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो ये भाग है उसका जो केंद्र है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से लेकर और वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम पीसी से व्यक्त करते हैं। पीसी ये वाला है। इसमें वक्रता त्रिज्या जो होती है वो बाईं तरफ होती है और इस उत्तल दर्पण में दाईं तरफ होता है, ठीक है। ध्रुव क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये वाला मैंने दिखाया था, ये दर्पण का ध्रुव है। दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये अभी M1 M2 जो है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। इस वाले क्षेत्र में क्या है कि ये अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही हैं, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से लेकर और मुख्य फोकस तक की दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसमें फोकस दूरी की भी डेफिनेशंस है। तो इतना आप आज लर्न करिए। ओके, थैंक यू।